सो हेलो, वेलकम टू दी 11th चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जो कि हम लोग पढ़ने वाले 11th चैप्टर पे ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन काफी छोटा चैप्टर है एंड थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, ज्यादा कुछ नहीं बट थोड़ा बहुत एक दो आ सकता कंसेप्ट। तो इसलिए हम लोग ये पहले करेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के हम लोग बारे में बात करते हैं, एफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है, इट इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स है, m1 इसका मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2। इनके जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग r कंसिडर कर रहे हैं। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो एक चीज याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन ये केस में ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। ओके, एंड इसकी वैल्यू ये रहती है, जहाँ पे ये दोनों मास है आर है और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अभी हम लोग को मालूम है कि F इज इक्वल टू एम ए। ओके, तो जी m1 m बाय आर स्क्वायर हम लोग कंसिडर करते हैं। m से m कटा और इसी a को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम इसी जी को हम लोग बोल सकते हैं, ये एक फॉर्मूला याद रखना, एंड इसी जी को हम लोग बोल सकते हैं जी एम बाय आर स्क्वायर। ओके, जी एम बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे अभी एम जो है वो मास ऑफ प्लैनेट बन जाता है, जी अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और आर उस प्लैनेट का रेडियस बन जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं, इसमें कुछ कंडीशंस आती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट है वो हाइट h पे चले जाए तो क्या कंडीशन होगी। तो उस केस में जो g बन जाएगा वो बन जाएगा जी नॉट, यानी कि नॉर्मल सरफेस पे नॉर्मल हाइट पे कितना है और h हाइट पे उसके चले जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और अगर अब हम लोग अभी हाइट h पे चले जाए तो वो केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कितना होगा, g, ये जी नॉट हम लोग पकड़ते हैं, तो होगा जी नॉट 1 प्लस h बाय r, जहाँ पे r जो है इट इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट टू द पावर स्क्वायर। अभी हम लोग इसमें बाइनोमियल थियरम लगाएंगे, तो ये बेसिकली बन जाता है, ऐसे मैं करता हूँ। ओके, तो ये बन जाता है g इज इक्वल टू जी नॉट 1 प्लस h बाय r टू द पावर -2। ये हम लोग अभी आगे जाके तो जी नॉट 1 माइनस 2h बाय r। तो ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब h की वैल्यू बड़ी होगी, और ये आपको फॉर्मूला तब यूज करना है जब h की वैल्यू r के कंपैरिजन में छोटी होगी, मतलब r के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी होगी। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उसके बाद और एक कंडीशन की हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग डेप्थ d पे चले जाए, d पे, तो उसमें भले ही वो r के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो या r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, दोनों ही केस में g की वैल्यू जो आती है वो होती है जी नॉट 1 माइनस डी बाय आर। दोनों ही केस में, भले ही बहुत ज्यादा बड़ी हो छोटी हो, दोनों ही केस में ये फॉर्मूला आ जाता है। ओके, तो इन दोनों को बेसिकली ऐसे लिख देता हूँ। एंड इसमें और एक कंडीशन आती है, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर की हम लोग बात करते हैं। तो हॉलो स्फीयर है एंड सॉलिड स्फीयर है। हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, तो जैसे कि इधर ही बताता हूँ, ये बेसिकली स्फीयर है। तो बेसिकली ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर डिस्टेंस पे कितनी रहेगी, यानी कि यहाँ पे अगर डिस्टेंस इधर कुछ ये पॉइंट पे जहाँ पे जो डिस्टेंस है x इट इज लेस देन r, और यहाँ ये पॉइंट पे x इज ग्रेटर देन r, तो तीन कंडीशन बन जाती है फॉर बोथ ऑफ देम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 1, x इज लेस देन r, x इज इक्वल टू r एंड x इज ग्रेटर देन r। तो हम लोग यहाँ पे g की बात कर रहे हैं, तो वो केस में इधर जो g बनती है वो यहाँ पे होती है 0। ये केस में यही बेसिकली फॉर्मूला आपको लगाना है, जी एम बाय आर स्क्वायर, और इधर आता है जी एम बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो वैल्यू रहती है इट इज जी एम एक्स बाय आर क्यूब
और यहाँ पे भी सेम होता है और यहाँ पे भी सेम ही आ जाता है। ओके, तो आप बस याद रखो डिफरेंस यहाँ पे आता है, वरना ये दोनों कंडीशन में सेम ही रहता है। और इसका जो ग्राफ रहता है फॉर हॉलो स्फीयर, तो ये यही पे बता देता हूँ। तो हॉलो स्फीयर का ग्राफ जो रहता है, यहाँ पे 0 है, मैक्सिमम वैल्यू आर पे आ रही है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। और ये केस में ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये आर है, इधर लीनियरली बढ़ते जा रहा है और फिर इधर से कम होते जा रहा है। तो ये केस में कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाता है। तो पहले आप इतनी चीजें नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल पे जाते हैं। सो आई होप कि आपने जितना अभी तक मैंने पढ़ा तो नोट कर लिया रहेगा। अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने देख लिया जैसे कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है, हमने वर्क एनर्जी पावर में देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और वर्क डन जो बेसिकली रहता है इट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ओके, ये हम लोग ने चीजें देख लिए थे, एफ डॉट डी एस। तो फिर अभी हम लोग को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। तो हम लोग बेसिकली अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये बेसिकली आ जाता है एफ डॉट डी एस, यानी कि बेसिकली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ओके, तो फिर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हम लोग ने देखा ग्रेविटी, तो यहाँ पे भी ये होगा एफ इंटू आर, डिस्प्लेसमेंट आर हम लोग ने पकड़ा था। और हम लोग ने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो थे जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे और एक आर है तो आर से आर कट जाएगा और ये जी m1 m2 बाय आर आ जाएगा। तो इनकेस अगर आप भूल जाओ ग्रेविटेशनल के बारे में तो आप इस तरीके से काफी इजीली याद रख सकते हो। फिर अभी ये आर की वैल्यू है, अगर हाइट एच पे चले जाए तो डिनोमिनेटर में रेडियस अगर आर है तो आर प्लस एच बन जाएगा, डेप्थ पे चले जाए तो आर माइनस डी बन जाएगा। इस तरीके से बेसिकली बन जाता है। एंड इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या रहता है बेसिकली, जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रहता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। इस केस में मास से डिवाइड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में क्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पहला। फिर अभी पोटेंशियल की हम लोग बात करते हैं। तो पोटेंशियल बेसिकली U डिवाइडेड बाय मास बन जाएगा, तो इट विल बी जी एम बाय आर। ओके, जी एम बाय आर, ये याद रख लीजिए एक फॉर्मूला एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एंड ये दो कंडीशन इतना मैटर नहीं करता है, बट याद रख लीजिए फिर भी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट एस्केप वेलोसिटी, एंड जब प्लैनेट घूम रहा है तो तब उस वेलोसिटी कितनी रहेगी उसकी हम लोग बात करते हैं। तो फिर जैसे कि ये सन है, ओके, एंड इसके अराउंड ये प्लैनेट मूव कर रहा है। ये प्लैनेट हम लोग अर्थ ही पकड़ के चलते हैं, अर्थ पकड़ के चलता है, तो ये रोटेट कर रहा है, तब इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो अब इसकी वेलोसिटी जो बेसिकली रहेगी, वेलोसिटी जो रहेगी यहाँ पे v, जो v रहेगी इट विल बी इक्वल टू बेसिकली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अंडर रूट में डाल दो, यानी कि अंडर रूट जी एम बाय आर। और अभी हम लोग बात करते हैं जैसे कि आप और कंसेप्ट या हाँ यहाँ पे और कंसेप्ट दो, यानी कि एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की बात करें तो मैं दूसरी वेलोसिटी भी एक साथ ही बता देता हूँ। एस्केप वेलोसिटी, तो जैसे कि एक प्लैनेट अर्थ है, अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से फेंकना चाहिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ताकि वो अर्थ के सरफेस पे वापस कभी नहीं आ जाए, कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से निकल ही जाए, यानी कि बाहर ही पूरी तरीके से निकल जाए। तो बेसिकली अगर आप इसी चीज को √2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसी अंडर रूट करके उसको √2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो वो एस्केप वेलोसिटी बन जाए, यानी v इज इक्वल टू √2 जी एम बाय आर, √2 जी एम बाय आर, ये एस्केप वेलोसिटी बन जाती है बेसिकली। एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये अर्थ, जैसे कि हमने देखा कि ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो इसने कुछ टी टाइम में A1 एरिया कवर किया, तो ये अगले टी टाइम में भी ये A1 एरिया ही कवर करेगा। ये एक कंसेप्ट है जो कि याद रखना, लेकिन इसने टी टाइम में A एरिया कवर किया तो अगले टी टाइम में भी वो A एरिया ही कवर करेगा। एंड इससे बेसिकली जो फॉर्मूला बनता है, और एक चीज याद रखना कि T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, ये पहला।
ये दूसरा, यानी कि टाइम का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के होता है। ये आप याद रखना, ये डायरेक्टली आ भी जाता है, तो T2 इज डायरेक्टली आर क्यूब, अच्छे से याद रख लेना। एंड इसके बेसिस पे जो आता है वो आता है एरियल वेलोसिटी, यानी कि dA/dt इज इक्वल टू, यानी कि एरिया कितना पर यूनिट टाइम में कवर किया, इट इज बेसिकली इक्वल टू L/2m। ये भी आप याद रखना, ये भी याद रखना, ये ज्यादा अच्छे से याद रखना क्योंकि इससे आ सकते क्वेश्चन। तो मैं ये चार फॉर्मूला 1 2 3 एंड 4, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। ओके, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमको ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी भले यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिया था बट एक्चुअली में नेगेटिव होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी एंड बाइंडिंग एनर्जी कितनी रहेगी। तो टोटल एनर्जी इधर मैं एक इसमें बता देता हूँ। तो टोटल एनर्जी जो रहती है इट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली, विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे बस आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डाल के ये सब वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। एंड इतना ही है चैप्टर में। दैट्स इट फॉर द लेक्चर, थैंक यू।